हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। वैसे आप सभी को पता होगा कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज लॉन्च होने वाले थे, तो मैं आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सफर में साथ रहूंगी। मेरा नाम है नंदिनी सिंह। लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब जान लेते हैं। क्योंकि अगर हम ये जान जाएंगे कि अगर हमें कोई गोल अकम्प्लिश करना है, कोई गोल हासिल करना है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक कोट अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इफ आई हैव गिवन एन आवर टू चॉप अ ट्री, आई विल टेक 45 मिनट्स टू शार्पन माई एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पेड़ दिया है काटने के लिए, तो उसको काटने से पहले मैं 45 मिनट्स सिर्फ अपनी आरी को धार करने में लगाऊंगी। इसका मतलब ये है, और ये कोट और एक चीज हमें सिखाता है कि अगर हमें कोई चीज हासिल करनी है तो उसके लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स क्लियर होने के लिए आप सभी को मेरा साथ जरूर मिलेगा। मैं इसी के साथ सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी। उसके बाद हम कंसेप्ट पे जाएंगे, कंसेप्ट के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, ये काफी इजी सब्जेक्ट है। इजी क्यों? क्योंकि ये आपका 11th और 12th का कंसेप्ट वापस रिपीट करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन वेयर अप्लाइड साइंस इज अप्लाइड। अगर मेरे पास ये पेन है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मैंने इस पेन को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा है या 4 उंगलियों से पकड़ा है, तो ये किस हिसाब से बेंड होगा, स्ट्रेट रहेगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लॉस, प्रिंसिपल्स और ना जाने कितने सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग को शार्प कर सकते हैं। शार्प कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको लर्निंग करने मिलेगा, इसमें आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा, सॉल्व करने मिलेगा, एनालाइज करने मिलेगा, और ना जाने कितने सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको एक परफेक्ट इंजीनियर बनाने में मदद करती है। सिलेबस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। The subject of engineering mechanics is the branch of applied science that actually deals with laws and principles of mechanics. अभी laws and principles of mechanics का क्या कौन सा होगा? आप सबको कोई लॉ याद आ रहा है? कोई भी लॉ? ये तो एकदम सिंपल है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबके जबान पर ये रहता ही है। ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे जिनके वजह से आज हमें ये इतनी एक्टिव दुनिया देखने को मिल रही है। So these laws are applied to engineering problems. अब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि जो हमारा डे टू डे लाइफ कंसेप्ट रहता है, बिल्डिंग बनानी है, कार कैसे चलेगी, रॉड का साइज कितना होना चाहिए, कितना प्रेशर लगना चाहिए, न जाने कितने क्वेश्चन का आंसर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सम्स देते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कितने भी टफ प्रॉब्लम्स हो उसको चुटकियों में हल कर सकते हो। आपको समझा? नहीं समझा होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस। एक कंसेप्ट है जहां पे आपको अलग अलग लॉस लगाने हैं, ट्रायंगल्स लॉ, स्केलर, वेक्टर, ये सब जो आपने 11-12 में पढ़ा था, अभी आपको उसका एप्लीकेशन देखने मिलेगा। ये एप्लीकेशन में इसके नीचे 6 कंसेप्ट है जो आपने अगर पढ़ लिया तो आपका मान लो बेसिक्स क्लियर, आप कोई भी न्यूमेरिकल हो चुटकियों में हल कर सकोगे। नाउ स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि अगर हम अपना कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो किस बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो बॉडी रिजिड है, डायनामिक है, स्टैटिक है, एंड मेनी मोर। दिस डेफिनेशंस विल हेल्प यू टू एनालाइज द प्रॉब्लम वेरी वेल। सेकेंडली, फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे। अब फोर्स सिस्टम में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी वो फोर्स किस पे लग रहा है, दैट इज प्लेनर फोर्सेस, और इट इज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। वो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट आर इफेक्ट्स, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एंड कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स होंगे, आपको नेक्स्ट ईयर एक सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड वो सब्जेक्ट में ये 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो प्लीज जब ये लेक्चर चलेगा अपना फोन छोड़ के ना भागे, फुल कॉन्सेंट्रेट करें, बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसका हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे।
प्रैक्टिकल भी देखेंगे, साथ में पहले थ्योरेटिकल पे भी नजर डालेंगे। अगर हमारे दिमाग में थ्योरी फिक्स है तो उसको एक्शन में कैसे लाना है हमें तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, वी विल बी रिजॉल्विंग द फोर्सेस। अगर इस पर सीधा फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एक नीचे से भी फोर्स एक्ट होता है, बट अगर एंगुलर फोर्स एक्ट हो रहा है तब हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स हमारी हेल्प करेगा। देन कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस, perpendicular components and non-perpendicular components. These are two types of component that will be included in the resolution part. Coming to the next subtopic of fundamentals of engineering mechanics, that is composition of forces, definition, resultant force, method of composition and many more. Now don't worry about what is composition. हमें यहाँ कोई ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों कि हमें एक टॉपिक दे दिया है वहां पे हम ऐसे लिख रहे हैं. This is just a very simple thing. कोई एंगल से अगर कोई फोर्स आ रहा है तो वो कैसे होगा एंड कितने टाइप का होगा. सो हियर वी राइट एज एंगुलर एंड मेनी मोर. नेक्स्ट थिंग, एनालिटिकल मेथड. एज एन इंजीनियर हमारा एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. प्लेसमेंट में बैठने से पहले हमें इतने बड़े बड़े 45, 90 क्वेश्चंस के एप्टीट्यूड आते हैं. वो एप्टीट्यूड बहुत इजी होते हैं. जस्ट द थिंग इज हमारा एनालिटिकल स्ट्रांग होना चाहिए. बट घबराना नहीं है, उसके लिए भी हमारा चैनल आपको बहुत सारे कोर्सेज देने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. ग्राफिकल मेथड, इंट्रोडक्शन, स्पेस डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस. ये कोई चाइनीज भाषा नहीं है बच्चों, अपना नॉर्मल इंग्लिश है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला कंसेप्ट है. नेक्स्ट इज रिजल्टेंट, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल फोर्स सिस्टम बाय एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड. बच्चों ग्राफिकल मेथड करने में सच्ची में बहुत मजा आने वाला है. इसमें हमें बड़ी बड़ी ड्राइंग नहीं करनी है. आपके 4 एरोज आपने बना दिए, कहां से फोर्स लग रहा है, इसके 2 मार्क्स तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ये फोर्स डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट इज रिजल्टेंट, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल फोर्स सिस्टम. नाउ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, द वेरी सिमिलर कंसेप्ट दैट यू हैव लर्नड इन क्लास 11. आप सब इससे फेमिलियर हो गए, ये वर्ड से तो काफी ज्यादा. एंड देयर इज वन मोर वर्ड, टॉक, which will be coming under this. So we will be learning this thing very soon. The second module which I am going to cover is about equilibrium. Equilibrium is very important in our day-to-day life. अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम ना हो तो हम सीधी तरह खड़े भी नहीं हो सकते. इक्विलिब्रियम किस वजह से ह्यूमन बॉडी में होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन, हमारा इनवॉलेंट्री पार्ट. बट बिल्डिंग में इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है? अगर इतनी बड़ी शिप है जो समुद्र में ट्रेवल कर रही है, उसमें इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करना है? तो वो सब सीखने के लिए हमें हमारे फोर्सेस के कंसेप्ट को अप्लाई करना बहुत जरूरी है. और ये कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है. Then coming to different types of theorem that will help you to solve the application based questions. Now, application based questions में क्या हो सकता है बच्चों आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप. इसमें बेसिक, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे. एक रॉड दिया रहेगा, बीम रॉड पे क्वेश्चन रहेगा, सर्कुलर पॉइंट पे क्वेश्चन रहेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन. Now coming to the next part, third is about friction. Friction आप सबको शायद फेमिलियर होगा, ये नाम कहीं सुना सुना सा है. Obviously, 11th स्टैंडर्ड में एक होल कंसेप्ट इसके ऊपर डेडिकेटेड था, and that is definition of friction, frictional forces, limiting frictional forces, दोनों भाई भाई, coefficient of friction, angle of friction, and repose. Laws of friction, advantages and disadvantages of friction. Then we will be coming to equilibrium of bodies. इसके पहले के चैप्टर्स आपको ये बताएंगे कि कितने टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं. ये वाला चैप्टर आपको ये बताएगा कि और कौन से फोर्सेस है जो लग रहे बट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं. और ये फोर्सेस को कंसिडर करके आप जो बिल्डिंग बनाने वाले हो इन फ्यूचर, जो मशीन तैयार करने वाले हो, जो रोबोटिक अपीयरेंस रेडी करने वाले हो, वो सब डिसाइड करने का काम इधर तक आपको पता चल जाएगा. सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे फेवरेट टॉपिक है ये मेरा पर्सनली, बिकॉज
इसमें 3 फॉर्मूला, सिर्फ 3 फॉर्मूला ये मॉड्यूल में यूज होगा और आपके पास ये मॉड्यूल से निकले हुए एटलीस्ट 14 मार्क्स हाथ में होंगे, है ना दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग चीज कि 3 फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा। कमिंग टू इसका दूसरा पार्ट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्यूचर इंजीनियर्स यहाँ ध्यान दो, ये जो कंसेप्ट है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको बताएगा कि अगर मैं कोई भी बॉडी को रोटेट कर रही हूँ तो बॉडी कैसे होगी, कैसे रोटेट होगी एंड किस तरह होगी, सो वो मैटर करेगा। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन, द लैमिना एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग सेक्शंस। कमिंग टू सिंपल मशीन्स, इसके बारे में ये जो कंसेप्ट है हम इसको डिटेल में, ये जो सिंपल मशीन वाला कंसेप्ट है ये हम जब हमारे लेक्चर्स होंगे तब डिटेल में देखेंगे। अब आप लोगों को लगेगा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको मैं समझा कर डराना नहीं चाहती, बट हम तो डरने के लिए यहाँ है ही नहीं। ये सब काफी इजी कॉन्सेप्ट्स है बच्चों, जब हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होगा तब इसमें हम डिटेल में वर्कआउट करेंगे, बट उसके पहले एक छोटी सी झलक देख लेते कि एक्चुअली हम इसमें क्या करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ सिंपल मशीन, उसकी वेलोसिटी रेशियो कि अगर कोई मशीन वर्क कर रही है तो उसका गियर टू मतलब पिनियन गियर रेशियो कितना है। कंपाउंड गियर ट्रेन, एक्सप्लेनिंग द सिंपल एंड कंपाउंड टाइप ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स, सेल्फ लॉकिंग मशीन्स, स्टडी ऑफ सिंपल मशीन, सिंपल एक्सल, व्हील, सिंगल परचेज एंड मेनी मोर। द टाइप्स हम यहाँ पे किसके पढ़ने वाले हैं, होस्टिंग मशीन्स, डरिक्स एंड द यूजेस। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स और जो कोर फील्ड के हैं उनके लिए ये जो टाइप्स है वो पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें एक सब्जेक्ट आएगा डिजाइन ऑफ मशीन सिस्टम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसमें आपको ये सब मशीन किस तरह डिजाइन करना है, आप खुद का हुक डिजाइन कर सकते हो, खुद का मॉडल पेटेंट के लिए डाल सकते हो एंड मेनी मोर आइडियाज आर अवेलेबल जो आप खुद से सीख सकते हो एंड दैट विल बी इन द अपकमिंग ईयर्स ऑफ योर इंजीनियरिंग। Next is dynamics. Dynamics is the very thrilling part of this mechanics subject. Why? You will be learning here kinematics and kinetics. I guess you guys have learned about the 3 kinematical equation. What were the 3 kinematical equation? V equal to U plus AT. ये acceleration वाले formula से derive था. Second is S is equal to UT plus half AT square, and the last one was V square minus U square equal to 2AS. अब जो इस चैनल पे न्यू है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर कोई भी मैथमेटिकल रिलेटेड सब्जेक्ट में हम ऐसे शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं, V, U, A। अब ये वर्ड होते क्या है, ये अगर आपको नहीं याद है तो बच्चों आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको इस लेक्चर के एंड में कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप ये सब्जेक्ट इजीली अपने हाथ में लेकर रख सकते हो। लाइक आपने हाथ खोला, आपका दिमाग वर्क किया, आपने न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व कर दिया। नाउ डायनेमिक्स में क्या होने वाला है बच्चों, काइनेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, उनके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फेवरेट सर न्यूटन के लॉस पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे कि वो मोशन किस मोशन में है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट 60% ले लेते हैं, 60% ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क, पावर, एनर्जी एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। दिस हमने 11th-12th में पढ़ लिया, अब हम इसको पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे फिर से हम रिवीजन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्क्रैच से, कि W इज इक्वल टू वर्क। W फॉर वॉच गया, W फॉर वर्क आ गया। P इज इक्वल टू पावर, P फॉर पैरेट गया, पावर आ गया। E इज इक्वल टू E और एल्स कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको U लिया गया है। U और E में एक छोटू सा फर्क है, वो भी हम जानेंगे। And this is nothing but energy. अभी आपको इजी पड़ेगा, ऑब्वियसली इजी पड़ेगा। इसके आगे अगर मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया आपको याद हो जाएगा। बस जस्ट द थिंग इज
हमें ये जो इनिशियल्स हैं ये ध्यान में रखना है। Kinetic and potential energy and its application. The last topic of the whole syllabus will be momentum, impulse, conservation of energy, linear momentum, collision of elastic bodies and coefficient of restitution. इसमें बिल्कुल फर्क नहीं है, जो हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। नाउ आई होप इधर तक आप सबको क्लियर होगा। कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बच्चों जो टिप की मैं बात कर रही थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड से अप्लाई करना सीखा था, जब हमें फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन का कंसेप्ट आना स्टार्ट हुआ था। बट उस टाइम पे मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे वो फॉर्मूले आज तक याद है। वो बहुत सिंपल सी थिंग थी बच्चों। पॉज करना। ओके, सो स्टार्टिंग विद द थिंग बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजीली जाए। हमारा बुलेट काफी अच्छा लग रहा है। तो बुलेट नंबर 1, फॉर्मूला बुक बनानी है बच्चों। क्या बनानी है हमें? फॉर्मूला बुक। अब वो किस तरह बनानी है, कैसे बनानी है, उसका भी आपको मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सिलेबस का कंसेप्ट में दूंगी। नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है उस बुक में, हमारे यूनिट्स नोट डाउन करके रखने हैं। थर्ड चीज क्या है, उसको हर मॉर्निंग में एटलीस्ट तो रिवाइज करना ही होगा आपको। हर मॉर्निंग रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है और जो सुबह चीज सीखी हुई चीज है वो हमें काफी दिन तक याद रहती है। सो मॉर्निंग रिविजन प्रिफर करो। इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि मैकेनिक्स में हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली हम देखने क्या वाले हैं। ओके, सो द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको दो ब्रॉडली क्लासिफाई किया है। तो पहला वाला है हमारा स्टैटिक्स एंड दूसरा वाला है हमारा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो किस तरह डिफरेंट है वो उनके डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स जूम इन इनटू डेफिनेशन। सो स्टैटिक्स क्या डिफाइन करता है? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये एक ब्रांच है। ये डील करता है कि अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है। अभी रिजल्टेंट में क्या आएगा? अगर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, बच्चों फटाफट सोचो क्या आ सकता है। अगर कोई भी फोर्स मैं बॉडी पर लगा रही हूं तो वो क्या क्या किस किस चीज में रिजल्ट करेगा हमारा? या तो वो चीज को बेंड कर देगा, या तो वो चीज को क्रश कर देगा, और एक चीज वो डिस्प्लेस भी करेगा। एंड इसके साथ साथ देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके बच्चों, सो स्टैटिक्स में हम फोर्सेस का इफेक्ट देखने वाले कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो किस तरह लग रहा है, कितने एक्सटेंट तक लग रहा है, क्या इफेक्ट हो सकता है, एंड मेनी मोर। कमिंग टू द डायनेमिक्स पार्ट। अभी डायनेमिक्स क्या है? कुछ सुनकर ऐसा लग रहा है फेमिलियर सा, डायनामो, डायनेमिक्स। ये ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डील करता है उसके फोर्सेस और इफेक्ट्स है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? जस्ट द थिंकिंग द बॉडी हियर विल बी स्टेबल। मतलब स्टैटिक्स में ये डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, बट इन डायनेमिक्स बॉडी विल बी इन मोशन। ओके, सो द बॉडी इज इन मोशन। एंड बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फिजिक्स में जो आपको काफी बार कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि वाइल एक्टिंग अपॉन,
सिंपल डेफिनेशन है व्हाइल एक्टिंग अपॉन, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर जितने देर तक फोर्स लग रहा है, वो जो स्टेटमेंट है उसको इंग्लिश में इस तरह फ्रेम किया जाता है, व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन. And the subject of dynamics may be further subdivided into kinetics and kinematics. Kinetics and kinematics. Most of the time ये definition में बच्चे confuse कर देते हैं, तो इसका टेंशन लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि दीदी आपको ऐसे mnemonics देंगी. What is mnemonics? आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री का 1 to 20 एलिमेंट्स याद करने के लिए कोई शॉर्टकट यूज किया होगा. मैंने किया था. हाय, हेलो, लीना, बेटी, बड़ी, चंचल, नटखट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. उस तरह मुझे वो याद रह गया. मेरे प्रोफेसर ने सिखाया था कि अगर हम कुछ ऐसे चीजों का नेमोनिक्स बना लेते हैं तो हमें वो चीज तुरंत याद रह जाती है. तो मैं आपको पूरे लेक्चर में से शॉर्ट ट्रिक्स भी देते जाऊंगी जो आपको एग्जाम में ऐसे आंसर याद दिला सकता है. So kinetics and kinematics are the two different branches which comes under dynamics. Kinetics और kinematics में एक ही फर्क है. Kinetics deals with the bodies in motion. It deals with the bodies in motion. And here we will be considering the forces application too. इसमें हमें कहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी हमें कंसिडर करने की जरूरत है बच्चों. Kinetics और kinematics में क्या करना होगा? There will be no consideration, without any consideration of the forces, which are the responsibilities of the motion. अभी kinetics और kinematics का definition में सिर्फ एक ही फर्क दिख रहा है बच्चों. पहले हम लोग similarity देखें. branch of dynamics deals with the body in motion. ये दो चीज आप याद कर लो, दो statements. Here सिर्फ एक statement में फर्क है, due to the application of forces, and here without any reference. So due to the application ये सब लिखने के बजाय with reference याद कर लो, and here without reference याद कर लो. अभी kinetics और kinematics में से कौन सा वर्ड सबसे बड़ा है? kinematics. with और without में कौन सा वर्ड सबसे बड़ा है? without. तो kinematics में without reference, kinetics में with reference. Easy peasy. Okay. Now going to the next part. जो आपको ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये चीज की डिमांड है. अभी वो कौन सी चीज की डिमांड है इस सब्जेक्ट में? यूनिट्स. बच्चों मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, यूनिट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको यूनिट्स में कुछ भी कंफ्यूजन है, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे, और चाहिए तो इसके ऊपर और एक लेक्चर भी बना देंगे. तो अगर आपको लेक्चर चाहिए सारे फॉर्मूला, सारे यूनिट्स का एक शॉर्ट रिवीजन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं. नाउ यूनिट्स क्या करता है बच्चों? अगर मैंने बोला गिव मी 5 सेंटीमीटर का आलू, सो दैट्स नॉट अ परफेक्ट यूनिट फॉर आलू. आलू के लिए क्या यूनिट बनाया है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने? केजी, ग्राम. एंड लेंथ के लिए क्या बनाया है? मीटर, किलोमीटर. वैसे ही हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो इस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. mm, सेंटीमीटर, मीटर. एक नजर हटी, दुर्घटना घटी. अगर एक फोर्स mm में दिया है, दूसरा फोर्स एक फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है, एक लेंथ mm में दिया है, दूसरा लेंथ सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा. तो वो चेंज करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके जो यूनिट्स होते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वाइस वर्सा. और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो उसका हम इसमें यूज करने वाले हैं. देन गोइंग विद द important thing, that is this 3. लेंथ कौन कौन से फॉर्मूले में यूज होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. लेंथ से फिर कौन से फॉर्मूले में, कौन सा लेंथ वाला कंसेप्ट यूज करके हम नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा बनाते हैं? वेलोसिटी, स्पीड. देन वेलोसिटी का यूज करके हम कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूज करके कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं?
फोर्स। तो अगर आपको बेसिक याद है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए सारे फॉर्मूलाज भी डिराइव करना इजी हो जाएगा। सो हम उसी तरह हमारे लेक्चर्स में हर एक फॉर्मूले का एक शॉर्ट रिविजन लेकर आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्स। फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब ये फोर्स क्यों? अगर मैंने ये पेन पकड़ा है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसमें कहीं बेंडिंग आ रही है, कहीं क्रशिंग हो रहा है, ये सब पता करने का काम हम इंजीनियर्स का होगा। हम इंजीनियर्स को समझना होगा कि ये जो फोर्स है ये किस तरह हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये किस तरह ये एक शब्द के वजह से आज ये पूरी दुनिया में इतना अच्छा मोशन है, इतना अच्छा एनवायरमेंट देखने को मिल रहा है कि हर एक नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट होती जा रही हैं। कमिंग विद द इंपॉर्टेंट थिंग, the force is an important factor in the field of mechanics. Important factor exactly. एक छोटी सी चीज ले लो, अब ये मैं रूबिक्स क्यूब ले रही हूँ, ये क्यूब को अगर मैंने इस तरह घुमाया तो इस पे ट्विस्टिंग फोर्स कितना आया, अगर मैंने इस पे ऐसा प्रेशर डाला है तो इस पे ये प्रेशर अपवर्ड फोर्स कितना जा रहा है, क्या ये पॉइंट फोर्स है या पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतने सारे फोर्सेस है कि हमें कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, किस तरह यूज करना है, ये सब हमें इस कंसेप्ट से समझेगा। नाउ सो लेट अस लुक एट फोर्स थोड़ा सा और अच्छे से। So force is an important factor in the field of mechanics which may be broadly defined as an agent. ये क्या है? एक एजेंट है बच्चों। ये एजेंट का काम क्या है? ये करता है टेंस और प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन। लेकिन मोशन प्रोड्यूस करने के साथ साथ अगर मैंने फेंके हुए बॉल को कैच कर लिया तो ये मोशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है बच्चों। तो फोर्स का एक ही काम नहीं है, बहुत सारे एंगल से हमें देखना होगा। अ हॉर्स अप्लाइज फोर्स टू पुल अ कार्ट। एक हॉर्स है, उसने फोर्स अप्लाई किया कार्ट को पुल करने के लिए, और उस तरह कार्ट किस में आ गया बच्चों? मोशन में आ गया। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन बाइसिकल पंप। अभी घोड़ा गाड़ी का जो ये है पुश, वो कौन से डायरेक्शन में होगा बच्चों? ऑब्वियसली इन फ्रंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगने वाले हैं। मैंने साइकिल का पंप लिया है तो उसको मैं पुश कर रही हूं, तो कौन से डायरेक्शन में होगा बच्चों? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको खींचते हैं एंड अगेन प्रेस करते हैं। हमारा मस्कुलर पावर, अभी मैं इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रही हूं तो कौन सा लग रहा है? वर्टिकल फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे दो टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब दो टाइप ऑफ फोर्सेस लगते हैं तब हमें एक्चुअली करना क्या है? वो सब का भी आंसर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही देता है। तो इस तरह हम जरा डिटेल में इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को देख लेते हैं एक बार। अ फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट है बच्चों? इट में चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या कर सकता है ये चेंज कर सकता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मुझे रोकना है या चलने देना है या थोड़ी देर के बाद चलने देना है, स्लो कर देना है, सब काम फोर्स करेगा। बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज एट मोशन, ये देखने का काम कौन करता है? अगेन बच्चों फोर्स करता है। एंड इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन इट में एक्सेलरेटेड। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, अभी मैंने बाइक लिया है, स्लोली 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 आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई होम, बट पीछे से कुत्ता भगा तो मुझे ऑब्वियसली बाइक को फास्ट करना पड़ेगा। सो आई अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सेलरेटर एंड दैट विल एक्सेलरेट माई बॉडी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। रिटार्ड मतलब रोक देगा। क्या करेगा? बॉडी का मोशन रोक देगा। नेक्स्ट थिंग इज, अब आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने रिटार्ड वर्ड का अलग मीनिंग कहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली आपने इसके भाई के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड इंक्रीज करना, रिटार्डेशन डिक्रीज करना। इट में रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड रिटार्डेशन जब आता है पिक्चर में it gives us two results. What are the two results? It will keep it in the rest position or it will keep the body in the equilibrium position. So these are the two positions that you will be getting
जब आपका फोर्स रिटार्ड करेगा किसी भी बॉडी पर। एंड ऑल्सो इट विल गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस। बच्चों स्ट्रेसेस, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर, यूनिट टेस्ट नजदीक, स्ट्रेस आ रहा है, कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यू हल होगा। बस आपको कुछ टिप्स हैं जो ये लेक्चर, ये वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे, उस पर आपको वर्कआउट करना है। एंड दिस इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। अभी बॉडी हमने सीखना है कि कितने टाइप ऑफ बॉडी होते हैं। एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। अब ये रिजिड वर्ड क्या है, कैसे है, ये सब अपकमिंग लेक्चर में, सिलेबस के लेक्चर में स्टार्ट होगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है बच्चों, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको कहां तक जाना है। और अगर आपने ये सीख लिया कि आपको कहां तक जाना है, तो कैसे जाना है, कितने देर से जाना है, पूरा प्लानिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो दिस इज द रिजिड बॉडी। यहां पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। लेट द फोर्स बी F1। वर्ड बच्चों, ये F1 क्या रिप्रेजेंट करता है? द फोर्स, एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली। तो इसकी वजह से क्या ये बॉडी कोई इंटरनल स्ट्रेस झेल रही है? क्या ये बॉडी कोई अंदर से अपनी तरफ से फोर्स लगा रही है उस फोर्स को रोकने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए? वो सब भी हमें इसमें देखना होगा। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक। बच्चों ये जो पूरा कोर्स का सीरीज होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ एवरीथिंग डील्स, हर चीज कैसे चल रहा है। और ये कंसेप्ट में इन सारी बुक्स में मेरी जो पर्सनल फेवरेट बुक है दैट इज मैकग्रॉ हिल, एंड उस बुक से मैं आपको जितने भी कंसेप्ट लाकर यहाँ पढ़ाऊंगी, वो सारे कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिए, आपका यूटी हो, टर्म हो, सेमेस्टर हो, इजीली क्लियर हो सकता है बच्चों। एंड क्लियर ही नहीं, आप ऑब्वियसली 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। बस आपको एक ही चीज करनी है, चैनल का रोज अपडेट चेक कीजिए, नए नए सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए, नए नए कंसेप्ट जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होंगे उसको रिवाइज कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। आपका सेमेस्टर बहुत इजी जाने वाला है बच्चों, मैं आपको कह रही हूं। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिस्ट अबाउट, ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अभी हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, आप सबसे पहले क्या बनाने वाले हो बच्चों? फॉर्मूला बुक। आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाना है, क्या करना है, डू नॉट वरी। इसके लिए आपको 3 चीजें हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज गूगल बॉस, सेकेंड वन इज आपकी ओल्ड टेक्स्ट बुक्स, एंड द थर्ड वन इज आपके ओल्ड नोट्स, और फोर्थ वन इज वन एंड ओनली प्रदीप गिरी एकेडमी। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे मैं ट्राई करूंगी कि जितने भी ये और अलग अलग फॉर्मूलेस है एंड ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ऑल्टर फॉर्मूलेस एंड मेनी मोर यूनिट्स, उसके कन्वर्शंस किस तरह करने हैं, मैं आपको जरूर फॉर्मूला बुक का एक शॉर्ट इनसाइट दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज रिविजन। बच्चों अगर मैंने ABCD किसी बच्चे को पढ़ाया और उससे 1 हफ्ते के बाद पूछा तो ऑब्वियसली भूल गया होगा, क्योंकि रिवाइज नहीं किया वो बच्चे ने। वही आपके साथ ना हो, ये वीडियो देखा, एक अपने नोट्स बना लो कि आपको कौन से सिलेबस करने हैं। सिलेबस कॉपी का पेज अपने से जहां पे आप पढ़ने बैठते हो वहां पे से चिपका के रख दो। मेरे पास एक राइटिंग पैड हुआ करती थी, मैं उस पर चिपका के रख दिया करती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। सिलेबस क्या करता है, अभी वो करने का काम क्या है, मैं क्यों ऐसा करूं, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। फोन है मेरे पास, जब आपके पास सिलेबस कॉपी आपके सामने रहेगा, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कितना टॉपिक्स कवर कर रहे हो। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास जो सिलेबस कॉपी है, हाँ, अभी जैसे मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, इस पे टिक लगा दो। काइनेटिक्स पढ़ लिया, इस पे टिक लगा दो।
फंडामेंटल यूनिट्स कर लिया, इस पे एक टिक लगा दो। सिंपल मशीन्स का मैंने एमए और वीआर पढ़ लिया, उस पे एक टिक लगा दो। मैंने फोर्स अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन पढ़ लिया, उस पे टिक लगा दो। तो इस तरह वो क्या रह सकता है, आपके पास सारा होल्ड आपके डेटा के, मतलब आपके पास एक क्या बोल सकते हैं, राइटिंग फॉर्मेट में रह सकता है। फोन में देखना, डिस्ट्रैक्ट होना, बहुत सारी चीजें हो सकती है बच्चों। मैं पर्सनल फोन अवॉइड करती हूँ कोई भी डेटा के लिए, और एल्स आई राइट इट डाउन इन माई नोटबुक और इन द शीट। एंड ऐसे बाजू में ना बच्चों स्पेसिंग्स छोड़ दो। अभी स्पेसिंग्स का फायदा क्या है, आज मैंने इस डेट को मैंने ये रिवाइज किया 12 जून, मान लो मैंने 12 जून को फोर्स सिस्टम पढ़ा, तो मुझे इसका रिवीजन कब करना है, 18। इस तरह आप उसमें डेटा बना लीजिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अभी मान लो आपने वो रिवीजन का तो डेटा बना लिया, अभी सब्जेक्ट का डेटा बनाना है, डायनेमिक्स। सबसे पहले आपको डायनेमिक्स में आपने न्यूमेरिकल किए, उस पर टिक कीजिए। आपने थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा, उस पर टिक कीजिए। आपने डेफिनेशंस किए, उस पर भी टिक कर दीजिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो इस तरह आप कर करके अपना खुद का एक प्लानिंग कर सकते हो। और एक कोट मुझे याद आ रहा है बच्चों, इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो वो प्लानिंग आपको गलत रिजल्ट्स दे सकती है। तो इसके लिए अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज करनी है, उसका एक शॉर्ट प्लानिंग बनाओ। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहां रहेगा प्लानिंग। हर एक रिवीजन के बाद आपको प्लान करना है। एक रिवीजन कंप्लीटेड, प्लान दूसरा प्लान कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट रिवीजन कब करना है, कितने चैप्टर्स कवर अप करने हैं। और एक साथ मगअप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए बच्चों। मगअप करने पे लॉसेस होते हैं। अब वो लॉसेस क्या होते हैं आप भूल सकते हो। रिवीजन करते वक्त थोड़ा सा इशू आ सकता है कि भाई ये कहाँ पढ़ा था, ये n पर mm स्क्वायर, ये n पर mm स्क्वायर है कि m स्क्वायर है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। न्यूटन पर मीटर है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये एनालाइज करने का काम भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे वाले लेक्चर्स में किस तरह करना है। ऑल्सो ये तीन चीज जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा बच्चों। फॉर्मूला बुक, रिवीजन एंड प्लानिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से है। इसको मिटा दीजिए, हम फोन पे नहीं रहेंगे, हमें गूगल जाना नहीं है। गूगल पे गए 10 तरह के फॉर्मूले से, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। लेकिन आपको कौन से फॉर्मूले चाहिए, वही फॉर्मूले चाहिए जो आपको मैकेनिक्स में हेल्प करने वाले, क्योंकि आप एक सेपरेट शीट बनाओगे मैकेनिक्स की। तो वो सेपरेट शीट बनाने के लिए आप सबको टेक्स्ट बुक्स और नोट्स का रेफरेंस लेना है। टेक्स्ट बुक और नोट्स में जब आप नोट्स बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप वो कटआउट ले लो, थोड़ा और इंटरेस्टिंग सुंदर सा बनाने के लिए कटआउट लेकर चिपका दो। एंड कोई भी डाउट, कोई भी फॉर्मूला जो आपको सीखना है, कोई भी यूनिट कन्वर्शन जो आपको सीखना है, वो आपको इधर हेल्प हो जाएगा। तो बच्चों हर चीज आपके पास अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। सिर्फ आपको यूट्यूब खोलना है और टॉपिक डालते ही आपके पास सारे नोट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। कभी भी पढ़ाई करते वक्त ये फॉर्मूला बुक को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। रिविजन का बात भी हो गया और प्लानिंग का भी बात हो गया। अब ये सब बात आपको बताने के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैकेनिक्स इज इजी, जस्ट द थिंग इज यू हैव टू लर्न हाउ टू डू द थिंग्स। ये जब आप सीख लेंगे कि हाउ टू डू द थिंग्स, आपकी फ्यूचर का जो भी आप एम कर रहे हो, जो भी आपको बनना है, वो सब की प्लानिंग करना भी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम हमारा सिलेबस का जो कंसेप्ट आज एक्सप्लेनेशन था, सिलेबस का जो इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था, वो सब खत्म होता है। आपको कोई भी अगर डाउट है इससे रिलेटेड आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ये सिलेबस कॉपी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ये पूरा सिलेबस कॉपी आपको दे दिया जाएगा विथ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव हियर। इसी के साथ शुक्रिया, अलविदा।